गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 9th क्लास में इकोनॉमिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप भाग 2 उद्योग एवं सेवा क्षेत्र पढ़ेंगे। अब उद्योग के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऐसी उच्च आर्थिक क्रियाएं जिनसे किसी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन हो उसे क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। जिसमें किसी का भी इनकम होता है, इसमें आय प्राप्त होती है और हम जीवन यापन करते हैं। जैसे कि जब एक समान वस्तु के उत्पादन में अनेक फार्म लगी होती है या तो ये सभी मिलकर उद्योग कहलाती। मतलब एक जगह दूसरी जगह तीसरी जगह मतलब कई जगहों से मिलकर एक उद्योग तैयार किया जाता है और उसमें कई मजदूर कार्य करते हैं, मजदूरी मिलती है, श्रमिक अपना कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी आवश्यकताओं के स्वरूप अपना कार्य करते हैं और आत्मनिर्भर बनते हैं और इसलिए नवीन उद्योगों की स्थापना किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे ऑटोमोबाइल, टाटा, होंडा, हुंडई, मारुति, ईटीसी, दूरसंचार, एयरटेल, बीएसएनएल, रिलायंस, मोबाइल जैसे इंटेल, सैमसंग, एप्पल, वीवो, ऐप, ये सब क्या है? कंपनियां हैं। उद्योग का महत्व आगे पढ़ते हैं। उद्योग का महत्व क्या है? जैसे कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तेज़ी से विकास करने के लिए उद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? जैसे कि कोई भी अर्थव्यवस्था में जैसे कि उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका क्यों? जैसे कि निवेश होता है, जैसे ये उत्पादन हो रहा है, ठीक है, उत्पादन हो रहा है तो उत्पादन हो रहा है उसको हम लोग देश में आयात निर्यात करेंगे, एक निवेश करेंगे, निवेश करने के बाद उत्पादन होगा, उत्पादन होने के बाद निर्यात करेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आधारभूत संरचना का विकास और रोजगार, प्रति व्यक्ति आय, रहन सहन में सुधार हो गया, गरीबी एवं बेरोजगारी के प्रतिशत में भी सुधार हो गया। मतलब उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेज होने से एक ओर उत्पादन में वृद्धि भी होगी, आधारभूत संरचना के विकास, रोजगार में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी, रहन सहन में वृद्धि में सुधार, बेरोजगारी के प्रतिशत में कमी आएगी और जिससे देश की अर्थव्यवस्था में भी विकास होगा और ये आवश्यक है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेज़ी से अपनाई जा रही है। आज के युग में औद्योगिकरण हमेशा तेज़ी से अपनाई जा रही है। जैसे कि समझ जाओ कि देश की आर्थिक विकास को इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट की प्रक्रिया तेज़ी से होते जाएगी और वैसे में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय आय को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे प्राथमिक और द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय के अंतर्गत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर मतलब कृषि और एवं संबंध के क्षेत्र में, मतलब राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ये कार्य या अंशदान किया गया है। किसमें आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। जैसे अंशदान कम होता जाएगा और द्वितीय क्षेत्र में सेकेंडरी सेक्टर मतलब विनिर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति हिस्सा, ये सब चीज़ क्या आएगा? सेकेंडरी मतलब द्वितीयक सेकेंडरी में आएगा या क्षेत्र में आएगा। जैसे भारत के राष्ट्रीय आय वर्ष 1950-51 में और 11-12 में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का अंशदान तालिका हम आगे देखेंगे। तालिका में प्राथमिक क्षेत्र 1950-51 में 2017-18 और 11-12 में कितने परसेंट है? जैसे प्राथमिक क्षेत्र में 59, 17-18 में 17 और 13.11-12 में कितना रहा? 13.9 और द्वितीय क्षेत्र में 13, 21 और 27, तृतीयक में 28, 53, 53.66% और 59 मतलब 59.1% रहा। अब औद्योगिक नीति क्या कहते हैं? अगला टॉपिक है औद्योगिक नीति क्या है? सरकार की औद्योगिक नीति जहां एक और देश के औद्योगिक विकास की कार्य योजना को प्रस्तुत करती है, वही दूसरी ओर यह स्पष्ट करती है कि इस कार्य योजना की रणनीति क्या होगी या औद्योगिक विकास की सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का क्या भूमिका होगी।
औद्योगिक विकास की क्या भूमिका वो होगी, विदेशी पूंजी तथा विदेशी उद्यमियों की क्या दिशा होगी। वास्तविकता तो यह भी है कि देश की औद्योगिक नीति वस्तुतः देश के औद्योगिक विकास के हर पहलू पर प्रकाश डालने वाला देश है या आर्थिक संविधान है। स्वतंत्रता के बाद अब तक समय पर सरकार ने अनेक बार औद्योगिक नीति की घोषणा की और या इसमें परिवर्तन भी किया। मतलब औद्योगिक स्वतंत्रता के बाद देश में कई विकास हुए, कई सरकार बने, कई चीज़ घोषणा किया गया, मतलब कई वादे जैसे कि वैसे ही रह गए और परिवर्तन होता चला गया। जैसे कि इस तालिका में हम देख ही रहे हैं कि रोजगार एवं सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र की भागीदारी, जैसे कि आप 1950 और 51 में जैसे कि जीडीपी का हिस्सा और रोजगार के हिस्सा, जीडीपी का हिस्सा क्या हुआ, जीडीपी ये क्या है 70% और रोजगार कितना ही हो पाया 11%। और इसमें 2009-10 में जीडीपी 28 और रोजगार का हिस्सा 22%, मतलब अभी भी कमी हो ही रही है। जितना औद्योगिक खुल रहे हैं उससे हमको बेरोजगारी की समस्या अभी भी शामिल है, ये तालिका से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब अगला टॉपिक है औद्योगिक नीति की पृष्ठभूमि। जैसे कि 1948 में औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को लागू की गई। कब लागू की गई? 6 अप्रैल 1948 को लागू की गई। इसमें सबसे पहले डॉक्टर श्यामा मुखर्जी की ने स्वतंत्रता के बाद पहली औद्योगिक नीति का प्रस्ताव संसद के पास रखा। इस नीति में पहली बार मिश्रित अर्थव्यवस्था का आर्थिक विचारधारा स्वीकार की गई, जिससे औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों पर बल दिया गया। मतलब सार्वजनिक और निजी, मतलब प्राइवेट भी और सरकारी भी, गवर्नमेंट भी, सब दोनों क्षेत्रों को बल दिया गया है ना। 4 प्रमुख श्रेणियों में इसे रखा भी गया। राज्य के एकाधिकार का क्षेत्र, इस श्रेणी में 3 उद्योग किए गए, अस्त्र शस्त्र एवं युद्ध सामग्री के लिए, परमाणु ऊर्जा के लिए, रेल परिवहन के लिए। ये सारी मिश्रित व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ये सब चीज़ के लिए आगे देखेंगे। जैसे कि मिश्रित क्षेत्र क्या होती, इस क्षेत्र में 6 उद्योग रखा गया। कोयला, लौह इस्पात, हवाई जहाज़ का निर्माण, जलयान निर्माण, टेलीफोन, वायरलेस बनाना, रेडियो सेट छोड़कर ये सभी मिश्रित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। खनिज तेल उद्योग, ये सभी मिश्रित क्षेत्र के अंतर्गत लिया गया है। अब है सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र में। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय आय महत्व के उद्योगों को शामिल किया गया है, जिनके संबंध में यह घोषित किया गया कि उद्योग निजी क्षेत्र द्वारा सरकारी नियंत्रण में चलाए जाए। इसमें भारी रासायनिक उद्योग, चीनी, सूती वस्त्र, सीमेंट, कागज, नमक, मशीन, टोल्स उद्योग आदि शामिल किया गया। अब बन गया है निजी उद्योग। निजी उद्योग में इस श्रेणी के शेष में सभी उद्योगों को खोलने तथा चलाने के संबंध में निजी तथा सरकारी क्षेत्रों में पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। जैसे कि आप जितना इनकम लगाओगे, अपने कंपनी खोलोगे, कोई भी चीज़ खोल रहे हो, उसमें आप अपने प्राइवेट सेक्टर से कोई भी पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, आप उद्योग खोल सकते हो, कंपनियां खोल सकते हैं, जैसे कि इस तालिका में दिया गया है। जैसे कि 2007 और 6 में 2006, 8, 9, 9, 10, 10, 11 और 11, 12 में इस कंपनी कैसे खुला है ना, आगे बढ़ते गए। 7, 8 में 50% था, उसके बाद 60% हुआ, 70%, 80%, 90%, अब बढ़ के 11,000 में 90% तक है। तथा खाद्य प्रसंस्करण, आधारभूत वस्त्र उद्योग विनिर्माण का प्रमुख उद्योग कहा गया और लौह इस्पात में आधारभूत उद्योग भी है। इस कारण इस्पात उत्पादन में किसी भी देश का विनिर्माण आराम से किया जा सकता है। जैसे वस्त्र उद्योग, हमारे देश में रोजगार में अधिकतर अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये तो हमेशा हम लोग को भी मालूम है कि तो वस्त्र उद्योग में अधिक मजदूर
रहते हैं, अधिक कार्य किया जाता है। वस्त्र उद्योग को विनिर्माण में एक विशेष उद्योग कहा गया है। इस उद्योग को ऐसा विनिर्माण उद्योग है जिसमें शुरू से अंत तक भारत की पूरी तरह से आत्मनिर्भर है क्योंकि इसमें सभी चीज़ देखो इस टाइप में तालिका में दिखाई गई है। जैसे कि 2007-8 में 15 लाख रोजगार मिला, 8-9 में 15.5 लाख, 9-10 में 10 लाख, 10-11 में 16.5 लाख, 11-12 में 17.75 लाख रुपए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से रोजगार मिला। और आगे एक तालिका और देखते हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का रोजगार। जैसे कि इसमें 15%, इसमें जैसे कि इस तालिका से समझ ही आ रहा है कि हमारे रोजगार में वृद्धि हो रही है। जैसे 50% हो रहा है 7-8 में, 8-9 में 16%, 9-10 में 17, है ना, 18-19, इस तरह हमारे रोजगार में वृद्धि हो रही है। आगे टॉपिक हम पढ़ते हैं औद्योगिक परिदृश्य की चुनौतियाँ। मतलब उद्योग द्वारा किसी भी वस्तु को उत्पादन करने मशीन, बिजली, विभिन्न रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता था। जैसे कि उत्पादन के समय उद्योग के हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालते थे। इसके आसपास के वातावरण प्रदूषित होता गया। कल कारखानों के निकलने धुएं, गंदे पानी के कारण भूमि जलवायु प्रदूषण और बढ़ावा मिलता गया। दुष्प्रभाव फसल स्वास्थ्य बिगड़ता गया, जिसके कारण हमारी अनेक बीमारियों का शिकार होते गया। पर्यावरण के बचाने के लिए उद्योग को निकाले गए धुएं हानिकारक पदार्थों का उपचार करने के लिए व्यवस्था लागू करना किया गया। नियमों की कमी व बहुत जगह नियमों का पालन नहीं किया जाता था। आज के इस तकनीक के आधार पर भी किया जा रहा है और उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पा रही है। इस नई तकनीक को अपनाना व दूसरी और अनुसंधान खोज को भी बढ़ावा देना, इसके लिए सरकार एवं निजी उद्योगों को प्रयास करना चाहिए। किसी भी उद्योग में उस स्थापना के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। उद्योग की स्थापना कृषि भूमि, पानी आदि को रकबा घटते जा रहा है। वनों एवं कृषि का आश्रित लोगों भी पलायन अन्य जगहों में किया जा रहा है। जैसे कि आप वर्तमान समय में देख रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 70 से 80%, मतलब 70 से 80% असंगठित क्षेत्र, 20 से 30% संगठित क्षेत्रों के श्रमिक को जो सुविधाएं प्रदान की जाती है, असंगठित श्रमिकों को उपलब्ध नहीं कराई जाती। ऐसे श्रमिकों को शोषण से बचाना व आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए शासकीय कार्यालयों को काम करने वाला एक व्यक्ति के लिए समय तक कार्य करना और सरकारी वेतन समय में मिलना, ये सब चीज़ नियमों के तहत एक नियम बनाया गया। और रविवार को कार्यालय नहीं जाना है, इसके लिए इस दिन के लिए अवकाश वितरण किया गया और नौकरी आरंभ किया गया। इसकी नियुक्ति पत्र दिया गया, नौकरी संबंधी नियम एवं शर्तें उल्लेख किया गया। अब वही दूसरा व्यक्ति एक छोटे कारखाने में दैनिक मजदूरी करने के लिए सुबह कारखाना जाता है, मगर 8 बजे शाम को घर वापस आता है ना। जैसे कि मजदूरी करने के लिए जा रहा है मगर उसका कोई टाइम नहीं, ओवर टाइम भी कर रहा है मगर उसे भत्ता नहीं मिल रहा है, औपचारिक पत्र नहीं मिल रहा है, कभी भी नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। ओवर टाइम करने के बाद भी उसको समय में काम करना, वेतन, अवकाश, न बीमारियों के कारण छुट्टी लेने का प्रावधान भी नहीं था। रोजगार के सुरक्षित करने के लिए छुट्टी के लिए भी नहीं दिया जाता था। इसलिए बहुत से लोग नियोक्ता को पसंद पर नहीं करते थे और काफ़ी संख्या में छोटे छोटे कार्यालय, सड़क विक्रय, मरम्मत नियोजित किया गया। इसके लिए कई नियम कानून बनाए गए और सभी को अपना अधिकार दिया गया। इसके स्वरूप औद्योगिक नीति लागू हुआ। आगे अगला टॉपिक सेवा क्षेत्र सेकंड पार्ट 2 में पढ़ेंगे।